नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 का टॉपिक एक समान त्वरित गति करने वाले पिंड के लिए गति के समीकरण। हमने इससे ठीक पहले एक वीडियो बनाया है दोस्तों। उस वीडियो में भी हमने गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति पढ़ी थी। जो हमने मेथड अपनाया था उस मेथड को हम ग्राफीय विधि कहते हैं दोस्तों। अब हम एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण यहां पर फाइंड आउट करेंगे। उसमें हम एक मेथड अपनाने वाले हैं, कलन विधि। कलन विधि का प्रयोग करेंगे। कलन विधि का अर्थ यहां पर यह है कि हम अवकलन तथा समाकलन दोनों का प्रयोग करते हुए गति का समीकरण फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। कुछ सूत्र अवकलन की फॉर्म में लेंगे और उन सूत्रों का समाकलन करेंगे और समाकलन करने के पश्चात हमें गति के समीकरण प्राप्त होंगे दोस्तों। तो यहां पर इस वीडियो में आप देखने वाले हैं अवकलन समाकलन का प्रयोग करते हुए गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति कैसे की जाती है। इससे समझने के लिए हमने अवकलन और समाकलन के वीडियो बनाए हैं दोस्तों। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप लोगों को इस विधि को समझने के लिए सर्वप्रथम अवकलन और समाकलन के जो वीडियो हैं वो देखने पड़ेंगे, अवकलन समाकलन समझने पड़ेंगे। जब आपको अवकलन और समाकलन थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगे तब आपको ये वीडियो बेटर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। सर्वप्रथम हम ज्ञात करेंगे गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण, गति का जो पहला समीकरण है वो क्या है, यहां पर हम ज्ञात करने वाले हैं दोस्तों। गति के प्रथम समीकरण के लिए हम जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला यूज में लेंगे। हम जानते हैं, देखिए दोस्तों, आप क्या जानते हैं, त्वरण। जो एक्सेलरेशन है उसका एक फॉर्मूला हमने देखा है दोस्तों, a इक्वल टू dv बाई dt। यह है वेग में परिवर्तन की दर। यह वेग है, ये एक्सेलरेशन है, दोनों सदिश राशियां हैं। हमने इनके ऊपर एरो के निशान नहीं दिखाए हैं दोस्तों। ये हम जानते हैं और इस इक्वेशन को हम देखिए किस तरीके से पुट कर सकते हैं, dv इक्वल टू a dt। ये जो हमारे पास में इक्वेशन आई है इस इक्वेशन का हम समाकलन करेंगे। देखिए दोस्तों, इधर तो जो समाकलन होगा वो v के सापेक्ष मतलब वेग के रेस्पेक्ट होने वाला है। इधर जो राशि वेरिएबल है वो है समय। इसका मतलब है कि समय के सापेक्ष यहां पर समाकलन होने वाला है। तो देखिए, जब हम कंसिडर कर लें कि वेग 0 से t होता है, तब जब समय 0 से t होता है तो वेग u से v हो जाता है। तो उन दोनों के रेस्पेक्ट ही समय को तो हम लेंगे 0 से लेकर t तक और वेग को लेंगे u से लेकर v तक। उपरोक्त समीकरण का हम समाकलन कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कि जब समय 0 से t होता है, 0 से t तक होता है, तो वेग u से v हो जाता है। u से लेकर v तक वेग की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब हम यहां पर इसका समाकलन करेंगे। उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर देखिए जो समाकलन यहां पर हो रहा है, यहां पर वेग के रेस्पेक्ट, यहां पर समय के रेस्पेक्ट, और जो समय है उसकी वैल्यू 0 से जब t होती है तब वेग u से v हो जाता है दोस्तों। तो हम इसका समाकलन कर देंगे। इस इक्वेशन में आप देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर लगाया ये समाकलन का साइन और इसकी जो वैल्यू चेंज हो रही है वो u से लेकर v तक। देखिए यहां पर लगाया जाता है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। इसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक चेंज हो रही है और उसी अंतराल में जो समय है वो 0 से t तक बदल रहा है, a dt। इस राशि को समझना है
देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राशि वेरिएबल है वो है वेग, यहाँ पर वेरिएबल राशि है वो है समय। जो वेग है उसकी वैल्यू u से लेकर v तक बदल रही है और इसकी वैल्यू 0 से लेकर t तक बदल रही है। अब मैं हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले में क्या है, वेग में अल्प परिवर्तन, और जो वेग में अल्प परिवर्तन होता है वो एक्सेलरेशन इनटू समय में अल्प परिवर्तन के इक्वल होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। समय बहुत छोटा तो वेग में परिवर्तन भी बहुत ही छोटा होगा। यहां पर ये जो a है वो कांस्टेंट की भांति काम कर रहा है, एक समान त्वरित गति के लिए है। इसका मतलब यह है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, एक समान रूप से रहता है। जो वेग में परिवर्तन की दर है वो निश्चित रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इस राशियों का हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पर इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट हो रहा है। यहां पर आप लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब यहां पर एक तो अवश्य है, और यदि एक है तो उस एक का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा v। इंटीग्रेशन v हो गया, उसकी लिमिट है u से लेकर v तक। इसकी जो लिमिट है वो u से लेकर v तक है। तो यहाँ पर हम इनकी लिमिट पुट कर दी। यहाँ पर भी जो समाकलन है उसकी लिमिट, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। समाकलन के पश्चात इस तरीके से हम लिमिट्स पुट करते हैं निश्चित समाकलन के अंतर्गत। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो a है वो कांस्टेंट की भांति काम कर रहा है, तो एक को हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, 0 से लेकर t तक इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारे पास में पड़ा रह गया dt। देखिए a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट राशियों को आप इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर सकते हैं दोस्तों। अब हम अगली स्टेप में देखेंगे, इस v के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो v के स्थान पर पहले हमने v रखा, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर लोअर लिमिट रखी u। ये हमारे पास में आ गया है इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। यहां पर ये है हमारे पास में a, इधर पड़ा है 1। देखिए यदि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब एक तो है ही। जैसे यहां पर एक था, इसका इंटीग्रेशन v हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा दोस्तों, t होने वाला है। जब इसका इंटीग्रेशन t हो गया, इस एक का इंटीग्रेशन हो गया t, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं दोस्तों। लिमिट 0 से लेकर t तक, लिमिट यहां पर 0 से लेकर t तक है, तो 0 से लेकर t तक हम चलेंगे। यहां पर v, इस u को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस से दूसरी तरफ ले जाते ही प्लस में ये a पढ़ाई है। यहां से आप देखिए दोस्तों, पहले t के स्थान पर अपर लिमिट पुट करेंगे t, फिर t के स्थान पर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस a, यहां से हमारे पास में निकलेगा t, और इसे हम कहते हैं गति का प्रथम समीकरण। यह गति का पहला समीकरण कहलाता है। इस समीकरण में जो राशियां यूज में आई है उन राशियों को आप समझ लेंगे कि जो समय है वो तो t है, पूरा जो समय लगा है वो t है। a यहां पर एक्सेलरेशन है, त्वरण है। u यहां पर प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग कितना है दोस्तों, u, और v यहां पर अंतिम वेग है कि जब समय t तक बदलता है तब वेग u से v तक हो जाता है। वेग कहां से कहां तक चेंज हो जाएगा दोस्तों, u से v तक। आप लोगों को यहां तक ये इक्वेशन समझ में आई होगी। फिर उसके बाद में हम द्वितीय समीकरण की ओर बढ़ते हैं। गति का द्वितीय समीकरण, दूसरा समीकरण क्या है, गति का दूसरा समीकरण। देखिए दोस्तों, हम अब की बार यूज में लेंगे वेग का सूत्र। हम जानते हैं v इक्वल टू होता है dx बाई dt। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। वेग को हमने अवकलन वाली फॉर्म में रखा है दोस्तों, dx बाई dt। देखिए इसका मतलब है कि अक्ष में अल्प परिवर्तन मतलब विस्थापन में परिवर्तन बट्टे में समय में परिवर्तन,
और जब अक्स के मान में मामूली सा परिवर्तन होता है तो उसको हम dx पुट कर देंगे। तो जो समय में परिवर्तन है उसके रेस्पेक्ट dt से पुट कर दिया जाएगा। अल्प परिवर्तन को dt से, अल्प विस्थापन में परिवर्तन को dx से पुट किया जा रहा है। वेग की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है दोस्तों, विस्थापन बट्टे में समय, विस्थापन में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन, ये वेग की डेफिनेशन है। इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं dx इज इक्वल टू v dt। अब इस वाली राशि को भी हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, यहां पर तो इधर तो इंटीग्रेशन होना है विस्थापन अक्ष के रेस्पेक्ट, इधर होना है समय के सापेक्ष। समय हम शुरू से लेकर चल रहे हैं कि समय की वैल्यू है वो 0 से t तक बदल रही है। उस कंडीशन में हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इस समय अंतराल में जो कण है उसकी स्थिति अक्ष 0 से अक्ष तक बदल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर यहां पर जो समाकलन होगा वो किन राशियों के रेस्पेक्ट होने वाला है तथा उनका मान कहां से लेकर कहां तक बदलेगा। इधर आप देखिए दोस्तों, जो वेरिएबल राशि है वो है अक्ष, इसका मतलब है कि इधर जो समाकलन होगा वो अक्ष के सापेक्ष होगा। इधर जो वेरिएबल राशि है वो है t, मतलब समय, इधर वाला जो समाकलन होगा वो समय के सापेक्ष होगा दोस्तों। इधर जो समाकलन होगा उसकी वैल्यू, जो विस्थापन है उसका मान कहां से लेकर कहां तक बदल रहा है। विस्थापन अक्ष से अक्ष नोट हो जाता है और जो समय है वो 0 से t तक हो जाता है। समय 0 से t तक बदल रहा है। आप ये समझिए कि जब समय 0 से t होता है तब कण अक्ष 0 से अक्ष पर पहुंच जाता है। कण की स्थिति में जो परिवर्तन है वो अक्ष से अक्ष नोट तक होता है दोस्तों। तो अब हम इस राशि का, इस इक्वेशन का हम यहां पर समाकलन करेंगे। तो यहां पर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोस्तों। यहां पर तो इंटीग्रेशन करना है अक्ष के रेस्पेक्ट, उसकी वैल्यू अक्ष 0 से अक्ष तक बदल रही है, dx आ गया। इधर वैल्यू चेंज हो रही है समय के सापेक्ष, जिसकी वैल्यू 0 से t तक बदल रही है, v dt आ गया है दोस्तों। यहां पर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए ऐसा इंटीग्रेशन हमने पहले भी 2 बार कर लिया है। यहां पर सिर्फ dv आपको दिख रहा था, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब एक का इंटीग्रेशन होना है जिसका v होता है। यहां पर भी आपके पास में dt था और dt का मतलब यहां पर एक और मौजूद है, तो एक का इंटीग्रेशन क्या होता है t। आप यहां देख रहे होगे इधर तो एक का इंटीग्रेशन v किया, इधर एक का इंटीग्रेशन t किया, मतलब यहां पर वही राशि आएगी जिसके रेस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो यहां पर जो समाकलन हो रहा है वो समय के सापेक्ष हो रहा है, तो इधर एक का इंटीग्रेशन आ गया t। यहां पर भी देखिए दोस्तों dx है, इसका मतलब यहां पर एक मौजूद है, तो एक का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा अक्ष और लिमिट आ जाएगी आपके पास में अक्ष नोट से लेकर अक्ष तक इक्वल टू, आप देखिए यहां पर v पड़ा है, इस v की वैल्यू में यहां से पुट कर दूंगा u प्लस 80। तो u प्लस 80 में यहां पर पुट कर दूं दोस्तों, लिमिट को एक बार एज इट इज रहने दीजिए, u प्लस में 80 आ गया है और यहां पर पड़ा है dt। अपर लिमिट पुट कर दीजिए। इधर वाली राशि में देखिए पहले अक्ष के स्थान पर अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट बराबर। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, इसको मैं इस तरीके से पुट कर देता हूं, 0 से लेकर t v dt, फिर प्लस में आ जाएगा 0 से लेकर t a t dt। यहां पर देखिए आपके पास में क्या निकल कर आ रहा है, अक्स माइनस अक्स नोट बराबर, ये v है, इस v यहां पर इंटीग्रेशन हो रहा है t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है। और देखिए दोस्तों यहां पर आएगा u प्लस 80, u प्लस 80 तो यहां पर u आएगा, u इधर चल रहा है तो u यहां इंटीग्रेशन हो रहा है t के सापेक्ष, तो इस ये जो u है वो एक कांस्टेंट की भांति काम करेगा, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, ये हमारे पास में आ गया। इधर ये एक्सेलरेशन, तो अंदर क्या रह गया, dt रह गया। यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट की भांति काम कर रहा है, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, 0 से लेकर t तक हमारे पास में आ गया, ये t आ गया, dt आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों,
यहां पर आप एक लिख सकते हैं अक्स माइनस अक्स नॉट इक्वल टू हमारे पास में आ गया u, एक का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया t, और लिमिट हमारे पास में है 0 से लेकर स्मॉल t तक। फिर प्लस में देखिए दोस्तों, ये ए तो एजडी पढ़ाई है, इस टी की घात है 1 और अक्स की घात n का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, मैं आपको लोगों को समाकलन का एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं। अक्स की घात n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है अक्स की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है आपके पास में इंटीग्रेशन का। तो यहां पर देखिए अक्स माइनस अक्स नॉट तो पढ़ाई है, ये u पढ़ाई है, पहले हम अभी तो हम यहीं पर पढ़े हैं। तो इसकी t की घात 1 है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी घात है उसमें 1 जोड़ दीजिए, बट्टे में 1 प्लस 1 करके यहां पर पुट कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा t 1 प्लस 1, बट्टे में भी 1 प्लस 1 आ गया दोस्तों। लिमिट यहां पर हम 0 से लेकर t तक पुट कर देंगे, इसमें भी आप लिमिट पुट कर दीजिए। अपर लिमिट पुट करेंगे तो t, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट 0। यहां पर देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है, a, यहां पर t की घात 2 बट्टे में आ गया 2, t की घात 2 बट्टे में 2, 0 से लेकर t तक। लिमिट पुट करेंगे दोस्तों इधर, तो अक्स माइनस अक्स नॉट इक्वल टू, ये तो आ गया ut, और इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, एक को हम बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे तो a/2। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाकर टी के स्थान पर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे सीधा ही पुट कर सकते हैं टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में विद्यार्थियों गति का दूसरा समीकरण आ चुका है। अक्स माइनस अक्स नॉट को आप एस से पुट कर सकते हैं, तो एस बराबर यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर से भी इसको पुट किया जा सकता है। और यही हमारे पास में है गति का दूसरा समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम बात करेंगे गति के तीसरे समीकरण की। यहां पर देखिए दोस्तों, अब यहां पर हमें गति का तीसरा समीकरण देखना है दोस्तों। देखिए गति का तृतीय समीकरण, गति का जो तीसरा समीकरण है कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए भी हम त्वरण का जो फॉर्मूला है उसको यूज में लेंगे। यहां पर हम जानते हैं एक्सेलरेशन त्वरण बराबर क्या होता है, a इक्वल टू होता है dv/dt। यहां से मैं इस इक्वेशन को, इस वाले पार्ट को dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो dv/dx आ गया, इधर से आ गया dx/dt। इस dx/dt को देखिए हम क्या पुट कर सकते हैं, dx/dt बराबर हम पुट कर सकते हैं v, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये हम फॉर्मूला है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास में जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया dv/dx इंटू में आ गया v। अब देखिए दोस्तों, मैं यहां से इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, देखिए यहां से आप पाएंगे कि a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डी, ये आ गया हमारे पास में। अब यहां पर दोस्तों हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर। उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर देखिए क्या मिलने वाला है। यहां पर जो राशि है वो है विस्थापन के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। विस्थापन का मान अक्ष 0 से अक्ष तक बदलता है, विस्थापन की जो वैल्यू है वो अक्ष से अक्ष तक, अक्ष नॉट से अक्ष 0 तक, अक्ष 0 से अक्ष तक बदलती है। यहां पर देखेंगे वेग का जो मान है दोस्तों वो u से v तक परिवर्तित होता है, u से v तक परिवर्तित होता है, बदलता है।
तो हमारे पास में यहां से इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, a dx, और इंटीग्रेशन हमारे पास में अक्स नॉट से अक्स तक बराबर में आ जाएगा v dv, u से लेकर v तक v dv। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट की भांति काम कर रहा है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, ये a बाहर आ गया, अक्स नॉट से अक्स तक इंटीग्रेशन dx अंदर है गया, यहां पर है v, इस v को हम इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों। यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं, अक्स की घात n का जो इंटीग्रेशन होता है, अक्स की घात n+1 बट्टे में n+1 प्लस c होता है। ये तो प्लस में c तो तब आएगा जब आप अनिश्चित समाकलन कर रहे हो, इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगी हुई हो, यहां पर लिमिट लगी हुई है, प्लस में c नहीं आएगा दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि v के रेस्पेक्ट हो रहा है, इस v का हमारे को इंटीग्रेशन करना है, इसकी घात 1 है तो हम क्या पुट कर देंगे, v की घात 1+1 है, घात इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक और बढ़ जाएगी, बट्टे में भी 1+1, n का मान है वो 1 है तो n की जगह 1 रख देंगे तो 1+1 बट्टे में 1+1, और अक्स के स्थान पर यहां पर v है दोस्तों। लिमिट यहां पर हमारे पास में है u से लेकर v तक, यहां पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब अक्स 1 है, और इस 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा अक्स, वैल्यू अक्स नॉट से अक्स तक बदलती है, बराबर में आपके पास में पड़ा है v²/2, और लिमिट है आपके पास में u से लेकर v तक, लिमिट रख देंगे तो प्लस में c ये वाला नहीं आएगा दोस्तों। यहां पर ए तो एजडीज पड़ा है, अक्स के स्थान पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो अक्स रह गया, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अक्स 0 आ गया। यहां पर ये इस 2 को हमने बाहर पुट कर दिया, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो v², फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे u², इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2a अक्स माइनस अक्स नॉट, इधर हमारे पास में रह गया v² - u²। इस वाली इक्वेशन में हम इस u² को इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास में प्लस में आ जाएगा u² प्लस 2a अक्स माइनस अक्स नॉट इक्वल टू v² बराबर हमारे पास में आ गया u² प्लस 2a अक्स माइनस अक्स नॉट, ये हमारे पास में आ गया है गति का तीसरा समीकरण। अक्स माइनस अक्स नॉट के स्थान पर आप दूरी s भी पुट कर सकते हैं तो v² बराबर आ गया u² प्लस 2as। मुझे उम्मीद है तीनों गति के समीकरण आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, दोनों मेथड दोनों तरीके आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।